हर हर महादेव विद्यार्थियों, KSG कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रीट की कक्षाएं रेगुलरली चल रही हैं और उन्हीं कक्षाओं के अंदर आज की कक्षा है ज्ञान संरचनावाद टॉपिक पर। ज्ञान संरचनावाद जो टॉपिक है वो आपके रीट के सिलेबस के अंदर दे रखा है। रीट का सिलेबस अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर कंस्ट्रक्टिविज्म लिख रखा है अंग्रेजी के अंदर, तो उसी टॉपिक की आज बात कर रहे हैं। वैसे ये टॉपिक है वो सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है। इसको हिंदी में निर्मितवाद भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, ये क्या चीज़ है ज्ञान संरचनावाद। सिंपल ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले तो ज्ञान संरचनावाद उपागम की उत्पत्ति हुई है वो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में। तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का क्षेत्र मतलब कॉग्निटिव साइकोलॉजी जिसको कहते हैं अपन, संज्ञान जिसको कहते हैं, उस क्षेत्र के अंदर हुई है। संज्ञान क्या होता है ये सारी चीज़ें मैंने पूर्व के वीडियो में ही समझा दी है। जैसे जीन पियाजे में संज्ञान क्या होता है ये डिटेल में मिल जाएगा आपको। ज्ञान संरचनावाद जो अप्रोच है उसके प्रमुख वैज्ञानिकों के नाम कौन कौन से थे? जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर, गार्डनर और जॉन डेवी। तो देखिए, जीन पियाजे में आपको पढ़ा चुका हूँ पूरा डिटेल के अंदर, एक लेक्चर है, पूर्व वीडियो है, उसके अंदर उसकी पूरी थ्योरी दे रखी है जीन पियाजे की, संज्ञानात्मक विकास की। वाइगोत्स्की आज पढ़ेंगे, जेरोम ब्रूनर को भी आप पढ़ेंगे आज। गार्डनर एक बुद्धि के सिद्धांत के प्रणेता थे, तो गार्डनर को, हार्वर्ड गार्डनर को अपन वहीं पे पढ़ेंगे, बुद्धि जब पढ़ेंगे तब। और फिर एक आता है जॉन डेवी। तो जॉन डेवी ने कोई थ्योरी अच्छी नहीं दी थी, तो इस जॉन डेवी के प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन जॉन डेवी के बारे में ये पूछ लिया जाता है कि किस संप्रदाय से संबंधित थे, तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म से संबंधित थे। तो आइए अब आगे शुरू करते हैं। निर्मितवाद का उद्देश्य या कंस्ट्रक्टिविज्म का क्यों फॉलो करते हैं, पर्पज क्या है इसका? निर्मितवाद का उद्देश्य है एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना जहां बालक स्वतंत्र रूप से ज्ञान का निर्माण कर सके। उनमें आलोचनात्मक, अपसारी चिंतन, समस्या समाधान इत्यादि की योग्यता का विकास हो सके। 3-4 चीज़ें हैं, एक तो आलोचनात्मक चिंतन, एक अपसारी चिंतन और एक समस्या समाधान। ये चीज़ें डेवलप करने के लिए वातावरण तैयार करना और फिर अधिगम करवाना, ये निर्मितवाद के अंदर आता है। यह करके सीखने पर अधिक बल देता है और इसमें ज्ञान को एक सांस्कृतिक व सामाजिक प्रक्रिया समझा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ज्ञान ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, इसके लिए विशेष चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। सांस्कृतिक के अनुसार मतलब क्रियाओं के द्वारा सीख जाएगा बालक, ये ऐसा माना जाता है। अब देखिए, ज्ञान संरचनावाद की विशेषताएं क्या क्या हैं, इसी में आपको समझ में आएगा कि अपने को ज्ञान संरचनावाद टॉपिक क्या है वास्तव में। यह अधिगमकर्ताओं की परिस्थितियों और संस्कृति पर बल देता है कि वह किस बैकग्राउंड से आ रहा है। संस्कृति का मतलब क्या हो गया? परिस्थिति, और संस्कृति का मतलब किस बैकग्राउंड से बच्चा आ रहा है, उसका नॉलेज होना चाहिए, तब जाके अधिगम होगा उसके अंदर। इसके अनुसार अधिगमकर्ता की जिम्मेदारी होती है। मोस्ट टॉपिक है, ये प्रश्न आ सकता है आपको आपकी परीक्षा के अंदर। ज्ञान संरचनावाद के अनुसार अधिगम की जिम्मेदारी होती है अध्यापक की, अधिगमकर्ता की, पाठ्य विषय क्रम की, प्रधानाचार्य की। तो इसके अंदर उत्तर आ जाएगा अधिगमकर्ता। अधिगम की जिम्मेदारी अधिगमकर्ता की होती है, टीचर की कभी भी नहीं होती, याद रखिएगा, आप गलत करके आ जाएंगे। इसे हार्कनेस विधि भी कहते हैं। एडवर्ड हार्कनेस थे, उन्होंने क्या है काफ़ी पैसे देके इसके अंदर सहायता की थी 1930 के अंदर, इसलिए उस एडवर्ड हार्कनेस के नाम पर इस ज्ञान संरचनावाद जो विधि है उसको हार्कनेस विधि भी कहते हैं, इसके नाम के ऊपर कहते हैं। शिक्षक केवल अधिगम को सुगम बनाने का कार्य करता है। केवल शिक्षक की जो भूमिका होती है ज्ञान संरचनावाद के अंदर, वो अधिगम को सरल और सुगम ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना है जो कि बच्चे को कंफर्ट महसूस करवाएं। ऐसी चीज़ें डेवलप करनी होती हैं, किसको? टीचर को। किसमें? निर्मितवाद के अंदर। अधिगम सक्रियता का परिणाम होता है। सक्रियता का मतलब होता है एक्टिविटी। एक्टिविटी का रिजल्टेंट जो होता है वो अधिगम होता है। किसके अनुसार? निर्मितवाद के अनुसार। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। अधिगमकर्ता व शिक्षक के मध्य अच्छे संबंध आवश्यक हैं। निर्मितवाद तब ही सक्सेसफुल है, और ये कहता भी है कि दोनों के बीच में
अच्छे संबंध जरूरी है, अर्थात अध्यापक को कोशिश करनी चाहिए कि बालक के साथ अच्छे संबंध उसके डेवलप हो जाएं। अधिगमकर्ताओं के मध्य तालमेल और मिलाप आवश्यक है, अर्थात यहाँ पे कोऑपरेशन डेवलप करना जरूरी होता है। अधिगमकर्ता, जो अलग अलग प्रकार के अधिगमकर्ता होते हैं, वो एक्टिविटी के माध्यम से सीखते हैं एक दूसरे से, और टीचर का कार्य होता है कि उनके अंदर तालमेल बिठाए और उनके अंदर मिलाप करवाए, कोलिब्रेशन करवाए। यहाँ पे लिख देता हूँ कोलिब्रेशन या फिर कोऑपरेशन, दोनों ही आ जाएंगे, कोलिब्रेशन और कोऑपरेशन। इसके अनुसार ज्ञान संपूर्णता के साथ होता है, इसे विषयों में नहीं बांटना चाहिए। निर्मितवाद ये कहता है कि एक सब्जेक्ट होता है, उसका जो प्रभाव है वो दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैथ अलग से सीखा जाएगा, साइंस अलग से सीखा जाएगा, हिंदी अलग से सीखा जाएगा। निर्मितवाद ये मानता है कि समेकित रूप से ही अध्ययन अधिगम होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि टीचिंग के अंदर जो सब्जेक्ट बांटने की प्रथा है ये गलत है। सिलेबस को अलग अलग प्रकार से डिवाइड नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप डिवाइड भी कर रहे हो तो उनके अंदर कोई ना कोई तालमेल होना चाहिए, जिससे वो एक तरह से इंटीग्रेटेड दिखे। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा आपकी ये टॉपिक। अधिगमकर्ता को चुनौतियां देकर संलिप्त करना चाहिए। अब देखिए, पढ़ाई किस तरह से हो, अधिगमकर्ता कभी भी नहीं चाहेगा कि वो पढ़े, लेकिन उसको चैलेंज कर करके चुनौतियां पेश करे। टीचर चुनौतियां ले लेके आए कि हाँ अब आपको ये करना है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है ये अधिगम। संरचना बदलाव के मध्य संतुलन होना चाहिए। देखिए, कंस्ट्रक्टिविज्म में ये कहता है कि बालक के अंदर ज्ञान का निर्माण करना चाहिए, और निर्माण करते टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि पहले नई संरचनाएं बन रही हैं और पुरानी संरचनाओं के अंदर बदलाव होता जा रहा है। तो ये बदलाव इस तरह से हो कि उसके अंदर कॉम्बिनेशन बना रहे, संतुलन होना चाहिए। अगर संतुलन गड़बड़ा जाता है तो ये निर्माणवाद है वो सक्सेसफुल नहीं होता है। मुझे लगता है ये भी समझ में आ गया होगा आपके, क्योंकि इससे पूर्व के जो वीडियो थे, जैसे टोलमैन वगैरह मैंने पढ़ाया था, तो उसमें भी बताया था कि इस तरह से अधिगम होना चाहिए कि बालक के अंदर जो मन में जो चीज़ें हैं वो कभी भी क्षीण ना हो जाएं, विच्छिन्न ना हो जाएं, नहीं तो वो बगावत कर बैठता है, विरोध कर बैठता है। निर्मितवाद में प्रत्येक छात्र की सक्रियता व पूर्व ज्ञान एवं नवीन ज्ञान की अंतःक्रिया के कारण ज्ञान की संरचना होती है। इसमें होता क्या है कि हर एक छात्र सक्रिय रहता है और उसके अंदर पहले का जो ज्ञान है और नवीन ज्ञान है, उन दोनों के अंदर इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया होती है। अर्थात नए ज्ञान का पूर्व ज्ञान के साथ इंटरेक्शन होता है और फिर तीसरे ज्ञान की रचना होती है। इस तरह से ज्ञान की रचना चलती जाती है। वही हो गया रिकंस्ट्रक्शन करना, दोबारा से पुराने ज्ञान को नए ज्ञान में चेंज करना। निर्मितवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो यह मानता है, यहाँ पे तो शब्द नहीं आएगा, जो आएगा, जो यह मानता है कि ज्ञान का अस्तित्व प्राणियों के बाहर नहीं हो सकता, अपितु ज्ञान की यथार्थ संरचना मस्तिष्क के अंदर ही है। ज्ञान बाहर नहीं है, ज्ञान बाहर से अंदर नहीं जाता है, ज्ञान अंदर से बाहर आता है। जैसे अपने स्वामी विवेकानंद जी थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उन्होंने भी एक ही चीज़ पे बल दिया है कि आप बच्चे को कुछ नहीं सिखाते, बच्चा अपने आप सीखता है, बच्चे के अंदर ज्ञान है और वो बाहर आता है। तो ये भी मोस्ट है। निर्मितवाद के अनुसार ज्ञान का अस्तित्व प्राणियों के बाहर न होके मस्तिष्क के अंदर होता है। सीखने वाला व्यक्ति जब किसी नवीन स्थिति के संपर्क में आता है तो नवीन ज्ञान की रचना का पूर्व ज्ञान में एकीकरण हो जाता है। नवीन ज्ञान का क्या होता है? एकीकरण हो जाता है। किसमें? पूर्व ज्ञान की रचना के अंदर। इसे ही कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। एकीकरण का मतलब होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन हो जाता है। अंग्रेजी के जो शब्द बोलते जा रहा हूँ उनको याद रख लेना आप, या लिखते जाना नोटबुक के अंदर। अधिगम के उपागम में अधिगम तात्कालिक, सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के अनुसार होता है। अधिगम के इस, यहाँ पे इस शब्द और लिख लेना, अधिगम के इस उपागम में, इस अप्रोच के अंदर अधिगम क्या होता है? तात्कालिक, सक्रिय और सामाजिक, तीन प्रक्रियाओं के अनुसार होता है। एक तो तात्कालिक रहता है, मतलब उसी टाइम सीखता है जब बालक सीखता रहता है, सक्रियता के कारण होता है, और सामाजिक प्रक्रिया के अनुसार होता है। इसको भी मोस्ट लगा लेना। प्रश्न आएगा आपके रीट के अंदर कि ज्ञान संरचनावाद एक ऐसा उपागम है जिसके अनुसार अधिगम किसके अनुसार नहीं होता है?
तो ये इन तीनों के अनुसार तो होगा, और चौथा कोई ऑप्शन दे देगा उसके अनुसार नहीं होगा। इसके अनुसार छात्र के मस्तिष्क में ज्ञान पहले से ही उपस्थित रहता है तथा शिक्षक द्वारा उसे बाहरी ज्ञान नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि छात्र के मौलिक ज्ञान को बाहर लाने के लिए परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। टीचर को बाहर से कोई भी चीज़ नहीं थोपनी चाहिए, बालक के अंदर से निकालनी चाहिए चीज़ों को, बालक के अंदर से निकालनी चाहिए, बालक को बोलना सिखाना चाहिए, उसके अंदर जो मौलिक ज्ञान है उसका, उसी को बाहर लेके आओ आप अपने फॉरम में, जिस फॉरम में आप लाना चाहते हो। अब जैसे यहाँ पे एक उदाहरण है, सुप्रसिद्ध उदाहरण है कि न्यूटन जी थे, वो बैठे हुए थे सेब के पेड़ के नीचे, अचानक उसके ऊपर सिर के ऊपर आके और सेब गिर गया, तो उसने देखा कि ये नीचे ही क्यों आया, ये ऊपर क्यों नहीं गया, और उसने क्या, गुरुत्वाकर्षण का प्रसिद्ध सिद्धांत दे दिया। तो देखिए, जैसे न्यूटन ने जब सेब को गिरते हुए देखा तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया। निर्मितवाद के अनुसार यह सिद्धांत न्यूटन के मस्तिष्क में पहले से ही था। निर्मितवाद इसी प्रकार नवीन एवं मौलिक ज्ञान को प्रकट करने पर बल देता है। मतलब ये साइंटिस्ट पैदा करना चाहता है। और साइंटिस्ट पैदा कैसे होंगे? साइंटिस्ट पैदा तब होंगे जब आप ये मानोगे कि हर आदमी के अंदर ज्ञान का भंडार होता है और उसे बाहर लाने का काम होता है टीचर का, ना कि टीचर के अंदर अपूर्व ज्ञान होता है और वो बच्चों को देता है बाहर से। ऐसा नहीं होता है। यह एक छात्र केंद्रित और बाल केंद्रित उपागम है। ज्ञान संरचनावाद छात्र केंद्रित है, इसके अंदर सारी जिम्मेदारी छात्र की होती है, और ये जो टीचर होता है वो फैसिलिटेटर होता है, अर्थात फैसिलिटी प्रदान करता है। निर्मितवाद की प्रक्रिया में शिक्षक मार्गदर्शक और प्रेरणा देने वाला सहायक होता है, वह केवल गाइड होता है। निर्मितवाद में शिक्षक अत्यंत व्यक्तिगत ढंग से ज्ञान का सक्रिय रूप से सृजन एवं पुनर्गठन करते हैं। सृजन का मतलब होता है खोज करना, और पुनर्गठन का मतलब रीशेपिंग करना। निर्मितवाद अनेक अधिगम परिप्रेक्ष्यों का संश्लेषण है। कंस्ट्रक्टिविज्म है, ये काफ़ी सारी चीज़ों का मिलावट है एक तरह से, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मिली हुई हैं। अब देखिए, निर्मितवाद के कितने प्रकार होते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक तो संज्ञानात्मक निर्मितवाद और दूसरा होता है सामाजिक निर्मितवाद। तो सबसे पहले अपन देखते हैं संज्ञानात्मक निर्मितवाद क्या होता है। संज्ञानात्मक निर्मितवाद था, उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक था जीन पियाजे, और जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ मैं, जिसके अंदर आपकी 4 स्टेजेज होती थी। तो आज उसका इस लेक्चर में मैं नहीं बताता हूँ। जो आज का वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट, पिछला नहीं देखे हैं वो वहाँ पे देख लेना, उसमें पूरा डिटेल से दिया हुआ है। संज्ञानात्मक निर्मितवाद में शिक्षार्थी व्यक्तिगत रूप से संरचनाओं को स्वीकार करता है। इसमें शिक्षक छात्रों को कठिनाई देता है और छात्र संज्ञानात्मक पुनर्गठन के माध्यम से, संज्ञानात्मक पुनर्गठन का माध्यम ये होता है कि अपनी जो मानसिक शक्तियाँ होती हैं उनके अंदर वो चेंजेज कर करके अपने मन के अंदर, दिमाग के अंदर घुमा के उन चीज़ों को और फिर निर्माण करता रहता है। ये संज्ञानात्मक निर्मितवाद है। दूसरा आता है सामाजिक निर्मितवाद। इसको मोस्ट लगा लेना वाइगोत्स्की। इसके अंदर वाइगोत्स्की का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। वाइगोत्स्की था, ये आपके रूस का मनोवैज्ञानिक था, रशियन साइकोलॉजिस्ट था ये। तो सामाजिक निर्मितवाद क्या कहता है? वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान के 2 भाग होते हैं, व्यक्ति और समाज, लेकिन इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। इन ज्ञान के दोनों भागों को बांटा नहीं जा सकता। व्यक्ति पर्यावरण तथा सामाजिक मध्यस्थता के कारण ही ज्ञान की संरचना कर सकता है। इसके अनुसार व्यक्ति की पर्यावरण के साथ अंतः क्रिया के माध्यम से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। सामाजिक निर्मितवाद क्या करता है कि पर्यावरण के साथ जैसे जैसे इंटरेक्शन होता है बच्चे का, वैसे वैसे उसके अंदर ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे एक छोटा सा बालक है, जब छोटा रहता तो उसे पता नहीं रहता कि आग क्या है, लेकिन जैसे जैसे वह आग के संपर्क में आता है और सीखता जाता है। इसी तरह से बालक है, वो गिर गिर के उठना सीख जाता है। तो जैसे जैसे वह अपने पर्यावरण के साथ इंटरेक्शन होता है उसका, वैसे वैसे उसके अंदर ज्ञान की उत्पत्ति होती जाती है। ये सामाजिक जो निर्मितवाद है वो कहता है। अब देखिए, आज का जो वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है जेरोम ब्रूनर और वाइगोत्स्की, वो अब आ गए हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत। यहाँ से आपके रीट में पहले भी प्रश्न आए हुए हैं
और आप इसको ऐसे ही मत छोड़ दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये टॉपिक। जेरोम ब्रूनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में गॉर्डन ओलपोर्ड के दिशा निर्देशन में, ओलपोर्ड ने व्यक्तित्व के सिद्धांत भी दिए थे जो आप बाद में पढ़ेंगे, इनके दिशा निर्देशन में पीएचडी की थी। इनके अनुसार बालक होते हैं दो प्रकार से चिंतन प्रकट करते हैं। पहला तो है कथन चिंतन और दूसरा है रूप दर्शन चिंतन। कथन चिंतन, हालांकि यहाँ से आपके प्रश्न कम पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी कथन चिंतन पूछा जा सकता है। कथन चिंतन क्या होता है? वह चिंतन जिसमें क्रमागत रूप से एवं विवरण प्रेरित विचारों की व्यवस्था होती है उसे कथन चिंतन कहते हैं। कथन चिंतन के अंदर क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप चिंतन किया जाता है और विवरण होता है प्रत्येक विचार का। ऐसे चिंतन को कथन प्रेरित चिंतन कहते हैं। इसके अंदर चिंतन है वो ड्रामा के रूप में होता है। जैसे आप देखते हैं कि नाटक के अंदर एक स्टेप के बाद दूसरी स्टेप आती है, उसी तरह से दिमाग के अंदर यदि इस तरह का चिंतन होता है तो उसे कथन चिंतन कहते हैं। दूसरा आता है रूप दर्शन चिंतन। इसमें संज्ञानात्मक वर्गीकरण प्राप्त करने के लिए विशिष्टताओं का अतिक्रमण किया जाता है। अर्थात रूप दर्शन चिंतन वो होगा, सामान्य भाषा में बता देता हूँ, जिसके अंदर अपन कथनों के अंदर से महत्वपूर्ण चीज़ों को छांट छांट कर और फिर कंस्ट्रक्शन करते रहते हैं अपने दिमाग के अंदर। जैसे कोई भी चीज़ आई, उस चीज़ के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है उसको खींच लेते हैं बाहर और फिर चिंतन करते हैं। तो इसे कहेंगे अपन विशिष्टताओं का अतिक्रमण या रूप दर्शन चिंतन, देख देख के चिंतन करना। इसमें चिंतन तर्क से जुड़े हुए कथनों के आधार पर होता है, तार्किक कथनों के आधार पर होता है, ड्रामेटिकल रूप से नहीं होता है, तार्किक रूप से कथनों को जोड़ जोड़ कर किया जाता है रूप दर्शन चिंतन के अंदर। अब देखिए ब्रूनर का जो इस सिद्धांत है उसमें विकास होता है अधिगम का। अधिगम जो बालकों में होता है वो 3 चरणों में जाके संपूर्ण हो जाता है। पहला है, बालक है सबसे पहले जब सीखता है तो वह सक्रियता या क्रिया आधारित अधिगम करता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इनएक्टिव लर्निंग, जो 0 से 1 वर्ष तक चलती है। कहीं कहीं पुस्तकों में 0 से 3 वर्ष भी दे रखा है, लेकिन ये सही नहीं माना जाएगा 0 से 3 वर्ष। सक्रिय आधारित जो इनएक्टिव लर्निंग होती है वो 0 से 1 वर्ष तक होती है। प्रतिमा आधारित या प्रतिबिंबात्मक, जिसको आइकोनिक कहते हैं, आइकोनिक जो एज है वो 2 से 6 वर्ष है। और तीसरी एज आती है संकेतात्मक या प्रतीकात्मक, जिसको सिंबॉलिक कहते हैं, वो 6 से 12 वर्ष तक होती है। ये 3 स्टेप में जाके लर्निंग पूरी होती है। किसके अनुसार? ब्रूनर के अनुसार। जिस तरह से जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत के अंदर 4 स्टेप बताई थी, ब्रूनर ने 3 स्टेप बताई है, 0 से 1, 2 से 6, 6 से 12, इनएक्टिव, आइकोनिक और सिंबॉलिक। सबसे पहले अपन देखते हैं इनएक्टिव स्टेज क्या होती है। इस अवस्था में बालक मांसपेशियों के माध्यम से वस्तु को जानता है एवं अपने पिछले अनुभवों को संकेत या प्रतिमा के रूप में संचित नहीं कर पाता, केवल पेशीय ढांचे के रूप में संचित करता है। इस पेशीय ढांचे को आप इम्पोर्टेंट लगा देना। पेशीय वह अधिगम जिसके अंदर पेशीय ढांचे के रूप में अधिगम अनुभवों को संचित किया जाता है कहलाता है, तो उसमें इनएक्टिव लगा के आ जाना आप, इनएक्टिव आंसर हो जाएगा उसका, याद रखना। शिशु किसी गलती में सुधार नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वह अपने पुराने अनुभवों को संज्ञान के रूप में संचित नहीं कर पाता या फोटो के रूप में संचित नहीं कर पाता, इसलिए सुधार नहीं कर पाता। आप ये मानो कि बालक एक बार गिरने के बाद में दोबारा नहीं गिरेगा तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी, बालक दोबारा भी गिरेगा। छोटा बालक, मैं 0 से 1 वर्ष तक के बालक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो कोई भी चीज़ में अपने दिमाग के अंदर सेव नहीं कर सकता चीज़ को, केवल और केवल अपने संचित पेशीय ढांचे के रूप में। अब देखो पेशीय ढांचे के रूप में कैसे, इसको मैं एक और एक्सप्लेन कर देता हूँ। 0 से 1 वर्ष के बीच का बालक होता है तो वह बेड के नीचे गिरने से घबराता है, गिरता नहीं है, पकड़ के बैठ जाता है। उसे पता है मैं गिरने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि उसको लगता है, क्योंकि उसने जैसे ही वह बेड के किनारे पर आता है तो उसे पता चल जाता है अपनी मांसपेशियों के माध्यम से कि मैं गिरूंगा, तो वो आगे की तरफ झुकाव नहीं लेता है। मुझे लगता है ये समझ में आ गई होगी। 1 वर्ष के बालक के अंदर ये एबिलिटी आ जाती है, याद रखना। लेकिन 1 वर्ष से पहले का जो बालक होता है, जैसे कि 6-7 महीने का,
4-5 महीने का, तो वो एक आध बार गिर जाता है, लेकिन एक बार गिरने के बाद में फिर वो संचित कर लेता है पेशीय ढांचे के रूप में, और फिर इन चीज़ों का ध्यान रखता है, लेकिन संज्ञानात्मक रूप से नहीं करता। इसमें संज्ञान तात्कालिक रहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वह कौन सी अवस्था है जिसके अंदर संज्ञान तात्कालिक रहता है? तो उसके अंदर उत्तर आ जाएगा इनएक्टिव स्टेज। दूसरी स्टेज आती है प्रतिमा आधारित स्टेज, जिसको आइकॉनिक स्टेज कहते हैं। विकास की इस अवस्था में ज्ञानेंद्रियों तक पहुंच वाली वस्तुओं में प्रतिमा निर्मित कर ली जाती है। वे वस्तुएं जहां तक ज्ञानेंद्रिय जा रही है, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, जिन भी चीज़ों को छू सकती है, उन वस्तुओं की प्रतिमाएं निर्मित कर ली जाती हैं बालक के द्वारा। प्रतिमा निर्मित करना उसे बहुत कठोर बना देता है। इसको मोस्ट लगा लेना, यहाँ से आ जाता है। जब बालक प्रतिमाएं निर्मित कर लेता है अपने दिमाग के अंदर, फोटोएं संचित करने लग जाता है, तो उसका सोचना होता है, उसकी थिंकिंग होती है, वो कठोर हो जाती है, बहुत ही रिजिड हो जाती है। क्यों हो जाती है? जैसे उसने कोई चीज़ को बुरी चीज़ के रूप में संचित कर लिया तो कर ही लिया, फिर उसके अंदर बदलाव बहुत धीमे धीमे होता है, क्योंकि उसका अनुभव हो जाता है। वो फर्स्ट टाइम जो अनुभव होता है उसी को वो संचित कर लेता है। प्रतिमा निर्मित करने वाला बच्चा प्रतिमा निर्मित नहीं करने वाले बच्चे की अपेक्षा में वातावरण वर्गीकरण में अधिक कठिनाई महसूस करता है। इसको भी मोस्ट लगा लेना। निम्न में से कौन सा बालक अधिगम में वर्गीकरण के अंदर अधिक कठिनाई महसूस करेगा? प्रतिमा निर्मित करने वाला, प्रतिमा निर्मित न करने वाला। तो अधिगम में वर्गीकरण में अधिक कठिनाई महसूस करेगा प्रतिमा निर्मित करने वाला बच्चा, जो फोटो अपने दिमाग के अंदर संचित कर लेता है। अब ये प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकता है, इसको मोस्ट लगा लेना। इस तरह का प्रश्न अब की बार बन सकता, हो सकता है यही आ जाए। कोई बालक अपना नामांकन याद नहीं कर पा रहा क्योंकि वह अपने नामांकन को प्रतिमा के रूप में संचित नहीं कर पा रहा है। उसके साथ कौन सी समस्या हो सकती है? उसने संख्या लिखी हुई नहीं देखी होगी, उसने वह संख्या सुनी नहीं होगी, वह सुने हुए शब्द को चित्र के रूप में नहीं बना पा रहा होगा, उपयुक्त सभी। तो बताइए कौन सा होगा इसके अंदर सी ऑप्शन सही माना जाएगा। वह सुने हुए शब्द का चित्र नहीं बना पा रहा है, इसलिए वह अपना रोल नंबर याद नहीं कर पा रहा है। और जब भी आप वो अटेंडेंस ली जाती है तो वो नहीं बना पाता, उसको नहीं बता पाता। तीसरी और अंतिम स्टेप आती है ब्रूनर के सिद्धांत की, वो है सिंबॉलिक स्टेज, जो 6 से 12 वर्ष तक चलती है। वातावरण में परिवर्तन होने के कारण बालक सक्रियता और प्रतिमाओं के माध्यम से निष्कर्ष नहीं निकाल पाता, इसके लिए वह प्रतीक एवं भाषा का प्रयोग करता है। तो वह कौन सी स्टेज है जिसमें बालक प्रतीकों या भाषा का प्रयोग करता है अधिगम के लिए? तो वह आ जाएगी सिंबॉलिक स्टेज, तीसरी स्टेज। जैसे सब्जी का नाम आते ही सक्रियता में उसे कुछ नहीं आएगा। अगर वह इनएक्टिव स्टेज में है कोई बालक तो उसके दिमाग में कुछ नहीं आएगा। प्रतिमा में कोई एक चित्र आ सकता है। प्रतिमा आधारित जो थिंकिंग है, अधिगम है, उसके अंदर बालक के दिमाग में केवल एक ही चीज आएगी, कोई भी जो भी वो है सब्जी के रूप में संचित कर रहा है दिमाग के अंदर। लेकिन प्रतीकात्मक जो संरचना है उसके अंदर सारी चीजें आ जाएंगी। सब्जी को वह ठेले के ऊपर रखी हुई सब्जी भी समझ जाता है, और कटोरी में डली हुई सब्जी भी समझ जाता है, और प्लेट के अंदर कटी हुई सब्जियां भी समझ जाता है। तो इसके अंदर सभी सर्वसंभव संभावनाएं आ जाती हैं। ब्रूनर के सिद्धांत से संबंधित अन्य तथ्य, इन्होंने आगमन विधि को महत्वपूर्ण माना है। ब्रूनर ने कौन सी विधि को अपनाया है? आगमन का मतलब है अंदर से बाहर लाना। इन्होंने संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान का प्रतिपादन किया है। इन्होंने संप्रत्यय उपलब्धि, कॉन्सेप्ट अचीवमेंट, इसको इंपॉर्टेंट लगा देना, कॉन्सेप्ट अचीवमेंट का जो प्रतिमान है उसका प्रतिपादन किया है। इन्होंने व्यक्तिगत संबंध और सामाजिकता को शिक्षा में महत्वपूर्ण माना है। इन्होंने कहा है कि सामाजिकता का शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, और व्यक्तिगत संबंध होते हैं उनका भी बहुत महत्वपूर्ण संबंध होता है। इन्होंने अंतःप्रज्ञा व तात्कालिक चिंतन पर बल दिया है। अंतःप्रज्ञा को बता चुका हूँ मैं पहले ही, इसको इंट्यूटिव बोलते हैं। और तात्कालिक चिंतन, जिस टाइम में जब कोई समस्या आती है तो उस टाइम में बालक किस तरह से सोचता है, इसके ऊर ज़्यादा बल दिया जाता है।
अब देखिए नेक्स्ट चीज आती है जीन पियाजे बनाम ब्रूनर। जो जीन पियाजे है और ब्रूनर है, उनके जो सिद्धांत है, उनके कंपैरिजन है, दोनों को दोनों चीजें हैं, दोनों के सिद्धांत मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। ये तो है जीन पियाजे की अवस्थाएं और ये है ब्रूनर की अवस्थाएं। जीन पियाजे की संवेदी अवस्था है वह सक्रियता वाले पार्ट में आती है, इनएक्टिव स्टेज में आती है ब्रूनर की में। पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है वो आती है प्रतिबिंबात्मक में अर्थात आइकोनिक में। और मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक, इसको लास्ट वाले को अमूर्त लिख लेना, यहाँ पे ए शब्द की क्या हो गई, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वो प्रतीकात्मक में आती है। मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है उसका कुछ एक भाग तो इसके अंदर चला जाता है, कुछ एक भाग इसके अंदर चला जाता है, ये याद रखना। तो इस तरह से ट्रांजिशन है इसका। इन्होंने 3 स्टेप बताई थी, इन्होंने 4 स्टेप बताई थी, लेकिन लगभग वही सिद्धांत है। अब देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रीट के पॉइंट ऑफ व्यू, रीट 2021 के अंदर ये क्वेश्चन छप सकते हैं आपके। जो मैं करता हूँ उसे मैं समझ जाता हूँ, कोई बालक ये कहता है तो वह ब्रूनर के सिद्धांत की किस स्टेज के अनुसार अधिगम कर रहा है, सक्रियता के अनुसार। जो मैं देखता हूँ वह मुझे याद हो जाता है, जो मैं देखता हूँ वह मुझे देख कर याद होना, अर्थात वो फोटो के रूप में कर रहा है तो ये चीज प्रतिबिंबात्मक हो जाएगी। जो मैं सुनता हूँ वह मैं भूल जाता हूँ, वह प्रतीकात्मक हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे बोलागा, आप बोलेंगे ये प्रतीकात्मक कैसे हुई? जो मैं सुनता हूँ वह मैं भूल जाता हूँ। प्रतीकात्मक स्टेज जो होती है वो स्टेज होती है 6 से 12 साल की। इस स्टेज के अंदर बालक वास्तव में भूलने चालू कर देते हैं बहुत सी चीज़ों को, और वो भी कौन सी चीज़ों को? सुनी हुई चीज़ों को। सुनी हुई चीज़ों को भूलने का मतलब ये होता है कि उनका दिमाग हाईएस्ट स्टेज के ऊपर होता है, जहाँ पर वो कॉन्सेप्ट मैपिंग करते रहते हैं, कॉन्सेप्ट डेवलप करते रहते हैं। तो वो चीज़ें भूल जाते हैं जो चीज़ें रटने वाली होती हैं या सुनने वाली होती हैं। वो चीज़ें याद रखते हैं जो दिमाग के अंदर स्टेप बाय स्टेप संचित हो सकती कि ऐसा है तो ऐसा है। तो भाषात्मक रूप से कोई भी चीज़ दिमाग के अंदर रहती है वो प्रतीकात्मक स्टेज के अंदर आएगी। मुझे लगता है आपके समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आए तो कमेंट कर देना। अब देखिए यहाँ पर एक बेसिक जो चीज़ है वो बताइए कि अगर कोई चीज़ पढ़ी हुई जाती है तो 10% उसका अधिगम हो जाता है। यदि कोई चीज़ सुनी जाती है तो उसका 20% अधिगम होता है। यदि कोई चीज़ देखी जाती है तो 30% याद रहती है। देखी और सुनी जाती तो 50%, अर्थात मूवी है वो मूवी ये 50% याद रहेगी। कहना और लिखना, अर्थात यदि आप लिखकर भाषणबाजी कर रहे हैं तो आपकी 70% चीज़ें याद रहती हैं। और करके अगर कोई चीज़ सीखता है खुद तो वो 90% चीज़ें याद रहती हैं। तो आप देख लीजिए, आप जितना करेंगे या लिखेंगे तो वैसे वैसे आपका लर्निंग है वो ज़्यादा हो जाएगी। अब आता है वाइगोत्स्की का सिद्धांत। आज का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है वाइगोत्स्की। ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने पुस्तक लिखी थी थॉट एंड लैंग्वेज, अर्थात थॉट का मतलब होता है विचार और लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, भाषा एवं विचार। भाषा के मनोवैज्ञानिक थे वाइगोत्स्की, याद रखना। इन्होंने अधिगम में सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य पर अधिक महत्वपूर्ण माना था। वाइगोत्स्की के अनुसार निज भाषा संज्ञानात्मक विकास का सबसे प्रभावी साधन है। निज भाषा क्या होती है? निज भाषा का तात्पर्य होता है स्वयं की भाषा। स्वयं की भाषा के माध्यम से ही संज्ञानात्मक विकास होता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार खुद की भाषा संज्ञानात्मक विकास के अंदर बहुत प्रभावी होती है। इस सिद्धांत में 3 महत्वपूर्ण विमाएँ हैं, मतलब 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इनके सिद्धांत में। पहली चीज़ आती है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, ZPD कहते हैं इसको। इम्पोर्टेंट है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब देखिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता क्या है? बच्चों के अपने वास्तविक विकास के स्तर और संभाव्य विकास के स्तर के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। इसका मतलब ये है कि वास्तविक विकास अंतर संभावित विकास बराबर ZPD
डी। डायरेक्ट ये भी प्रश्न आ सकता है, ZPD निम्न में से कौन सी चीज सही है या कौन सा कथन सत्य है, और फिर 4 दे देगा ये फॉर्मूला बना के। तो वास्तविक विकास का स्तर और संभावित विकास का जो स्तर होता है, इन दोनों का जो अंतर होता है वो जो ZPD होता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अर्थात बालक का अगर इसके अंदर ज़्यादा, इन दोनों चीज़ों के अंदर वास्तविक विकास और संभावित विकास के अंदर ज़्यादा अंतर है, तो इसका मतलब ZPD कमज़ोर है। और वास्तविक विकास का स्तर और संभावित विकास का स्तर का अंतर कम है, तो ZPD बहुत अच्छा है, अर्थात उसको बहुत अच्छा माहौल मिल गया है, सीधे शब्दों में कहूँ तो। अर्थात बच्चे जहाँ तक पहुँच सकते हैं और जहाँ तक वे महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सहायता से पहुँच सकते हैं, जहाँ तक बच्चे खुद पहुँच सकते हैं और या जहाँ तक वे महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सहायता से पहुँच सकते हैं, इन दोनों के अंतर के विकास, इस दोनों के अंतर के विकास को, अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र या ZPD कहा जाता है। मुझे लगता है ZPD क्या आता है समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज ही लिखी है। दूसरा आता है वाइगोत्स्की के सिद्धांत की दूसरी महत्वपूर्ण विमा आती है, वो आती है समावेशन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंक्लूशन। सिंपल ही है, ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। बालक का विकास पर्यावरण में होता है, वह घर, स्कूल, व्यक्ति, अध्यापक आदि के माध्यम से स्वयं में परिवर्तन करता जाता है, और यही समावेशन का सिद्धांत। समावेशन का मतलब क्या होता है, वह अपने अंदर नई नई चीज़ें लाता रहता है, घर से, स्कूल से, आदमियों से, व्यक्तियों से, समाज से, इन सब से अपने अंदर समावेश करता रहता है और फिर लर्निंग होती जाती है। ये दूसरा सिद्धांत दिया था। तीसरा आता है ढांचा निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसको कहते हैं, इसको स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं बहुत बार। देखिए ढांचा निर्माण क्या है, यह एक ऐसी तकनीक है जो सहायता प्रदान करने के स्तर में परिवर्तन करती है। अर्थात आपको सहायता प्रदान करना है, उसके अंदर कहाँ पे परिवर्तन करना है, ये ढांचा निर्माण बताता है। इसके निर्माण का प्रमुख माध्यम संवाद होता है। इसके द्वारा बालक अपने अव्यवस्थित विचारों को सही आकार प्रदान करता है। अध्यापक संवाद के माध्यम से बालक के अव्यवस्थित ज्ञानों को बिल्कुल सही ज्ञान का आकार प्रदान कर सकता है, उसका ढांचा बना सकता है, उसके अंदर ज्ञान का निर्माण कर सकता है, कंस्ट्रक्शन कर सकता है। किसके माध्यम से? संवाद के माध्यम से। विद्यार्थी अपनी समस्या समाधान में संज्ञान का प्रयोग करते हैं, इस हेतु उन्हें शिक्षकों के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। स्कैफोल्डिंग क्या होती है? समस्या समाधान में शिक्षकों द्वारा सहायता प्रदान करना स्कैफोल्डिंग कहलाती है। जो भी शिक्षक होते हैं वो जो हेल्प करते हैं बच्चों की, उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो ये था स्कैफोल्डिंग। आज का ये जो टॉपिक है यहीं पे पूरा होता है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक भेजो। हर हर महादेव।